हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग, जो युक्ति युक्त तर्क होता है, जो लॉजिकल रीजनिंग का आज हम समझेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेन डायग्राम को हम कैसे अप्लाई करना है, हमें कैसे आर्गूमेंट्स को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम पूरा देखेंगे, वेन डायग्राम को पूरा समझेंगे। इसमें मैं आज के 10 कंडीशंस को भी बताऊंगा, वेन डायग्राम के अलग अलग केसेस को भी देखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे वेन डायग्राम का। इसके बाद मैं बता दूं, एक या दो वीडियो लेक्चर और आएगा वेन डायग्राम पे, इसमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको पूरा अच्छे तरीके से वेन डायग्राम का प्रिपेयर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉजिकल रीजनिंग में। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनने भी चाहिए, क्योंकि इससे इजिली क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है और नंबर गेन किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल रीजनिंग का हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, वेन आरेख को, है ना। इसके लिए थोड़ा समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या चीज़ है। तो वेन डायग्राम इज ए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है दैट यूजेज द ओवरलैपिंग सर्कल। तो हमने आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, किस टाइप से एक सर्कल होता है, इसके ऊपर दूसरा सर्कल ओवरलैप होता है, या फिर अलग अलग टाइप के हम देखते हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल होता है। इन सब चीज़ों को अलग अलग स्टेटमेंट है, ये अलग अलग एक एक सर्कल एक स्टेटमेंट को, एक सेट्स को, एक डाटा को, कैटेगरी को वो शो करता है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन को देखते हैं, उनके बीच आपस में कैसे संबंध है, उनके बेस पे हम इस सर्कल का यूज़ करके उसको ओवरलैप करके या फिर अलग अलग टेक्निक से हम उसको शो करने का ट्राई करते हैं, जो भी आर्गूमेंट्स हुआ रहता है, जो उनके संबंधों को, है ना। तो इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इसी को अलग अलग केस के फॉर्म में भी समझेंगे और डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेन आरेख इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट यूजेस ओवरलैपिंग सर्कल्स और अदर शेप्स टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप एंड कॉमनलिटीज बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा और ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, वेन आरेख क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो, है ना। ग्राफिकल मतलब हम सर्कल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अलग अलग ट्राइंगल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है ना, जिसमें ओवरलैपिंग करके हम सर्कल का यूज़ करके, शेप का यूज़ करके हम उनके बीच जो जो रिलेशनशिप है, अब मान लें सर्कल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल, हाँ, रेक्टेंगल अलग किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच अगर आपस में संबंध है तो इसको हमने देखा होगा एग्जाम में, इस टाइप से या फिर इस टाइप से इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इन चीज़ को हमें अच्छे से आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है ना। तो ईच सर्कल रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सेट, कैटेगरी, ग्रुप एंड ओवरलैपिंग रीजन सो द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द मोर देन वन सेट। तो हर एक सर्कल आपको स्पेसिफिक सेट को बताएगा, कैटेगरी को बताएगा, लिखा है ना, श्रेणी, समूह आदि को बताता है, और ओवरलैपिंग करके हम उन चीज़ों को संबंधित कर देते हैं, मतलब उनके बीच में संबंध स्थापित कर देते हैं। ये कहलाता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल विजुअल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स। तो वेन आरेख की के थ्रू हम जो आर्गूमेंट्स है, जो तर्क हैं, उनका हम क्या करते हैं, संरचना को समझने और विश्लेषण करने में एक मूल्यवान उपकरण है, मतलब मूल्यवान चीजें हैं ये। कैसे? अगर हम बोला ना, दो तीन आर्गूमेंट्स है ना, ये इसको शो करता है, ये इसको शो करता है, इस टाइप से अगर आर्गूमेंट्स आते हैं तो उनको हमें डिफाइन करने के लिए, उनको समझाने के लिए वेन डायग्राम का हम यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें विजुअली अगर हमें उसको समझना है, विजुअली देखना है उस आर्गूमेंट्स को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको वेन डायग्राम के फॉर्म में शो करना पड़ता है। एग्जांपल करेंगे, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। बाय यूटिलाइजिंग दिस टूल वी कैन कैटेगराइज आर्गूमेंट्स इनटू सिंपल यूज एंड मल्टीपल यूज। अब देखिए, दो टाइप के आर्गूमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, या तो सिंपल यूज या फिर मल्टीपल यूज। तो सिंपल यूज में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इक्वेशन दिखेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एग्जांपल दिखेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, तो हम इसको बोलते हैं सिंपल यूज आर्गूमेंट्स। एक होता है मल्टीपल यूज आर्गूमेंट्स, जिसमें मल्टीपल यूजेस में क्या होता है, दो तीन स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उस टाइप के भी यूज करने वाले हैं। तो इसमें डिटेल में इसी चीज़ को हम समझेंगे। तो आपको वेन डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, वेन डायग्राम है क्या चीज़, है ना। अलग अलग कैटेगरी, सेट्स या फिर अलग अलग थॉट्स को हमें एक साथ क्या करना है, मैच करना है, सर्कल अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और उनका संबंधों को देखना है, और उसको हम अलग अलग यूज करेंगे। अब देखिए, समझते हैं हम लोग डिफाइनिंग सिंपल एंड मल्टीपल यूज आर्गूमेंट्स। अब क्या होता है, देखिए, सरल मतलब सिंपल, और बहुउपयोगी मतलब डिफरेंट यूज वाला, है ना। देखिए, सबसे पहला है सिंपल यूज आर्गूमेंट्स। तो ऐसा आर्गूमेंट जो बहुत ही सरल है ना, उसको तर्क क्या है। तो देखिए एग्जांपल में क्या है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल स्टेटमेंट है कि एक्सरसाइज आप करेंगे तो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल तो होगा ही होगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसको बोलते हैं सिंपल यूज आर्गूमेंट्स। वैसे है मल्टीपल यूज आर्गूमेंट्स। जैसे देखिए,
इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, वेट मैनेजमेंट एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज। इसमें देखिए 3-4 स्टेटमेंट हो गए। अब अगर इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को, है ना, हम अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज करते हैं, मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, इंप्रूव क्या कर सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मतलब हम अपने हृदय स्वास्थ्य को भी सही कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अपना वेट मैनेजमेंट को भी हम क्लियर कर सकते हैं, वेट का ज़्यादा हो गया तो कम कर सकते हैं, कम हो गया तो हम बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज, तो जो कुछ डिसीज होते हैं, स्थायी डिसीज होते हैं, उनको भी हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज इसका बेनिफिट्स बता रहा है कि हम फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो हमें 2-3 स्टेटमेंट इसमें हम क्या करने वाले, 2-3 आर्गूमेंट्स हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। मतलब हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं, तो वेट मैनेजमेंट को भी कर रहे हैं। तब इसको देखिए, अगर हम नॉर्मली इसको बनाएंगे वेन डायग्राम में तो कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं सर्कल एक कार्डियोवैस्कुलर के लिए, उसके ऊपर क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट है, या ऐसे समझिए ये पूरा क्या है, हमारा पूरा का पूरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और क्रॉनिक डिसीज को भी सेव कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसको दिखा रहे हैं ना, तो इस टाइप से अलग अलग पैटर्न में दिखाएंगे इसको, और अभी बहुत सारा भी देखेंगे हम डिटेल में। तो इस टाइप से इसको शो करना ही क्या कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो विजुअलाइजिंग सिंपल एंड मल्टीपल आर्गूमेंट, तो सिंपल आर्गूमेंट के लिए हमें सिंपल एक सर्कल, अलग अलग स्टेटमेंट है तो 2 सर्कल, रेक्टेंगल, इस सब का यूज करेंगे। और मल्टीपल के लिए आपको इसमें कनेक्टेड है, अगर सेम अगर मैच कर रहा है तो हम इसको 2 में शो करेंगे। इन दोनों अगर किसी एक के बड़े किसी चीज के अंदर आ रहा है वो उस स्टेटमेंट में, तो उसको हम इस टाइप से शो करते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल यूज और सिंपल यूज आर्गूमेंट्स। अब इन सब चीज़ों को, ये तो हम नॉर्मली हम लोगों ने थ्योरी देखा है ना, रफली हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो किसी भी स्टेटमेंट को, आर्गूमेंट्स को, संबंधों को दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके अलग अलग कंडीशंस हैं उसको हमें समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं 10 कंडीशंस में से आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइप का अगर कंडीशंस को आप समझ जाएंगे तो आप इजीली उसको वेन डायग्राम को भी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, 10 कंडीशंस देखने वाले हैं आर्गूमेंट्स को लेकर के। सबसे पहला देखिए, डिफरेंट ग्रुप्स विथ नो कनेक्शन। तो हमें ऐसे 3 ग्रुप्स दिए हैं यहाँ पर जिनके बीच आपस में कोई कनेक्शन नहीं, मतलब कोई संबंध नहीं। जैसे कि अथर, ऑथर, ऑथर मतलब हो गया आपका लेखक हो गया समझ लीजिए, है ना। उसके बाद लॉयर हो गया, वकील हो गया, और आपका सिंगर हो गया, सिंगर हो गया जो गाना गाता है। तो इन तीनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, लेखक है, ये सब क्या है, एक प्रोफेशन है ना, प्रोफेशन है, इसको समझिए। अब ऐसा मत समझिए कि सिंगर है वो तो लॉयर भी हो सकता है ना, ऑथर भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, ये एक प्रोफेशन की बात किया गया है। तो जो सिंगिंग करता है उसको हम सिंगर बोलते हैं, और लॉयर, तो इन दोनों का आपस में बीच कोई कनेक्शन नहीं है, प्रोफेशन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे लिखा है देखिए, लेखक, वकील और गायक, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग पेशे हैं, प्रोफेशंस हैं, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगर है और अगर एक्टर रहे तो मे भी कनेक्टिविटी उसमें हो सकता था। इनमें से कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इस टाइप से याद रखेंगे कि जो ऑथर, लॉयर, सिंगर, ये प्रोफेशंस की बात कर रहा हूं मैं, पेशे की बात कर रहा हूं। यहाँ पर हम किसी को एज्यूम नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को एज्यूम नहीं करना है अभी। तो इन तीनों के बीच क्या है, जब अलग कोई कनेक्शन ना हो, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है जिसमें एग्जाम्पल आपको दिया है, वेन डायग्राम आपको पहचानना है, तो आपको वेन डायग्राम में क्या है, अगर कोई कनेक्शन नहीं है तीनों के बीच में, तो आपको इस टाइप से यूज करना है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, अगला है सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन आइटम। तो वस्तुओं के बीच अनुक्रमिक संबंध की बात करते हैं। अब देखिए, जब पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित हो और दूसरा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित हो तो उन्हें निम्नानुसार दिखाया जाता है। देखिए, ये नीचे में क्या है आपका, मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर से ऊपर क्या होता है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के अंदर में ही आएगा ना मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर के ऊपर और क्या होता है, मीटर। तो अगर मीटर है तो उसमें सेंटीमीटर भी है, उसमें उसी में मिलीमीटर भी है, क्योंकि 1 मीटर उसके क्या है, बड़ा है। उसके नीचे में तो आपको सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर छोटा है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर इज इक्वल टू, उसके बाद इधर मिलीमीटर होता है। तो अगर हम मीटर को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर में ही मिलीमीटर और सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है अब। तो जब पहला शब्द दूसरे शब्द से, दूसरे शब्द तीसरे शब्द से संबंधित हो तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन आइटम। तो वस्तुओं के बीच अनुक्रमिक संबंध। तो इस टाइप से इसको दिखाया जाता है कि देखिए, अंदर वाला पार्ट मिलीमीटर को दिखा रहा है, फिर बाहर वाला सेंटीमीटर, और फिर उसके बाहर वाला मीटर। तो इस टाइप से अगर एग्जांपल आपको आता है तो इस टाइप का आपको वेन डायग्राम यूज करना है। ठीक है, अगला चलते हैं थर्ड, 2 आइटम्स इंटायरली रिलेटेड टू थर्ड। तो 2 आइटम पूरी तरह से तीसरे से संबंधित हो। अब देखिए, व्हेन द 2 आइटम्स आर इंटायरली रिलेटेड टू द थर्ड। अब देख, इसमें देखिए क्या लिखा है, डिविडेंड। डिविडेंड भी एक लाभ है, जो लाभांश जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, जो लाभ, कोई भी कंपनी अगर कुछ कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा कमाती है तो उसको देते हैं उसको, है ना।
वो अब बोनस भी एक, बोनस भी क्या है, एक लाभ ही है, बोनस मिलता है। तो ये बोनस और डिविडेंड दोनों का किसका पार्ट है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है उस कंपनी को, उसके अकॉर्डिंग वो डिविडेंड देगा, उसके अकॉर्डिंग वो बोनस देगा। तो बोनस और डिविडेंड दोनों के दोनों क्या है, प्रॉफिट का पार्ट है। लेकिन डिविडेंड और बोनस एक दूसरे से अलग है। बोनस एक अलग चीज है, डिविडेंड एक अलग चीज है। बोनस जो है एक्स्ट्रा मिलता है, और डिविडेंड मतलब जो लाभांश है, जो उसमें से कुछ परसेंटेज रहता है। अगर कंपनी इतना प्रॉफिट करती है तो इसमें से कुछ इतना परसेंट डिविडेंड आपको दिया जाएगा। तो डिविडेंड और बोनस अलग चीज है, बट दोनों किसमें है, प्रॉफिट में है। तो इस टाइप का जब टू आइटम्स इंटायरली रिलेटेड टू थर्ड है ना, देन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि ये दो आइटम जो है बोनस और डिविडेंड प्रॉफिट से पूरा रिलेटेड है वो। तो इस टाइप का आपको वेन डायग्राम का यूज करना है। ये है कंडीशन थर्ड है ना। यहाँ पे लिखा भी देखिए एग्जांपल, बोनस डिविडेंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड डिविडेंड। तो प्रॉफिट होगा तो उसको आप बोनस के फॉर्म में भी दे सकते हैं और डिविडेंड के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला चलते हैं, फोर्थ टाइप का देखते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच का संबंध और दोनों का किसी तीसरे से संबंध। अब देखिए, अभी हम लोग ऊपर में क्या देखा, बोनस और डिविडेंड आपस में कोई कनेक्शन नहीं था क्योंकि अलग अलग चीजें दोनों। लेकिन अब देखते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्ट और मशीनरी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये सब किसका पार्ट है, फैक्ट्री का पार्ट है। इसको देखिए, उदाहरण के लिए उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, फैक्ट्री और मशीनरी। तो उत्पाद और मशीनरी कारखाने में मिल सकते हैं। तो आपको फैक्ट्री में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट और मशीनरी मिलेंगे। इसके अलावा उत्पाद मशीनरी के बीच सीधा संबंध है ना, मशीन पे ही डिपेंड है आपका उत्पाद। तो इसलिए इनके बीच में एक रिलेशन दिखाया गया कि उस, अब इसमें मान लीजिए मशीनरी को दिखा रहा है, बहुत सारे मशीन्स को दिखा रहा है, मशीनरी वाला पोर्शन ये वाला। तो इसी मशीन का तो यूज करके आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। जो आपको प्रोडक्ट चाहिए तो किसी कहीं ना कहीं इस मशीन पे डिपेंड है वो, समझिए इसको है ना। इसीलिए देखिए इसको पूरा एक प्रोडक्ट को शो कर रहा है, ये आपका मशीन को शो कर रहा है। ये मशीन है, ये प्रोडक्ट का पी है। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना है, अगर मान लो प्रोडक्ट पी चाहिए आपको, तो पूरा मशीनरी है, फैक्ट्री में बहुत सारा मशीन है, उसमें से इतने पार्ट के मशीन का तो कहीं ना कहीं यूज होगा, तब जा करके आपको वो प्रोडक्ट मिलेगा। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा मशीनरी यूज हो, एक पार्ट है मशीनरी का जो इस प्रोडक्ट पे, जो इस प्रोडक्ट उस पर डिपेंड है, उस मशीन पे। तो इसलिए इसको संबंध के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया, इसको ओवरलैप कराया गया। ये हो गया आपका प्रोडक्ट और ये हो गया आपका मशीनरी। अब ये पूरा किसका पार्ट है, प्रोडक्ट और मशीनरी किसका पार्ट है, ये फैक्ट्री का पार्ट है। तो इसको डायरेक्टली हम इस फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशंस को भी आप बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ चलते हैं, दो वस्तुओं के बीच आंशिक संबंध हो जो तीसरी से भिन्न हो। अब देखिए इसको, यहां पर बॉयज है, यहां पे गर्ल्स है। तो आपको सिंपल सी पता है, बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग चीज है, अलग अलग सेट्स को, अलग अलग कैटेगरी को शो कर रहा है। लेकिन दोनों के दोनों क्या चीज है, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए देखिए दोनों को स्टूडेंट्स में कनेक्ट किया गया है। अब देखिए बॉयज, स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स, इसमें एग्जांपल में क्या है, तीन चीज लेते हैं, बॉयज, स्टूडेंट्स और गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट जेंडर, बट बॉयज कैन बी स्टूडेंट एज वेल एज गर्ल्स कैन आल्सो बी स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट में नहीं रखा गया है, समझिए है ना। चाहते तो क्या कर सकते थे इसमें भी, इसमें समझिए इस टाइप से रखते हैं हम इसको, ये पूरा स्टूडेंट को शो कर रहा है और इस ये बॉयज़ को शो कर रहा है, गर्ल्स को शो कर रहा है, ये बॉयज़ हो गए गर्ल्स। इस टाइप से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बनाए क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी गर्ल्स हैं सब के सब स्टूडेंट हो। ये क्या है, बड़ा वाला स्टूडेंट पार्ट है ना। तो जितने भी गर्ल्स हैं सबके सब स्टूडेंट हो जरूरी नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं तो वो स्टूडेंट में नहीं आएंगे। तो उसमें से कुछ गर्ल्स जो हैं वो स्टूडेंट होती है, ये वाला पोर्शन गर्ल्स स्टूडेंट है। वैसे सेम सभी के सभी बॉयज जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट हो, सभी के सभी बॉयज तो जरूरी नहीं स्टूडेंट हो। बॉयज में तो बहुत सारे लड़के आ गए हैं ना, तो इसमें से सब के सब नहीं, तो कुछ पार्ट्स हैं जो स्टूडेंट हैं तो उसको स्टूडेंट में शो किया गया है। तो इस टाइप से इसको आपको बनाने आना चाहिए। तो मतलब आपको स्टेटमेंट को समझना है, आर्गूमेंट को समझना है, और साथ ही साथ आपको क्या समझना है, एक्चुअली मीनिंग क्या है उस चीज़ का। जैसे गर्ल्स है, बॉयज है, तो आप जरूरी नहीं कि सब के सब को स्टूडेंट समझ लें, है ना। उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट्स कहलाएंगे, कुछ नहीं करते हैं तो नॉर्मली बॉयज ही हैं हम लोग। तो इस टाइप से स्टेटमेंट को समझना है और इसको आसानी से बनाना है। अगला चलते हैं 6 नंबर, तीनों वस्तुएं कुछ हद तक एक दूसरे से संबंधित हो तब के केस में क्या करेंगे। ऑल थ्री आइटम्स रिलेटेड टू ईच अदर टू सम एक्सटेंट। अब थोड़ा बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड हो तीनों के तीनों, तब कैसे लिखेंगे, जैसे समझते हैं इसको, गोल्स, आइडियाज और रिसर्च। अब सिंपल सी बात है, जब आपको बिजनेस, यहाँ पे देखिए क्रिएटिंग बिजनेस, तो उदाहरण के लिए व्यवसाय बनाने के लिए लक्ष्य, विचार और अनुसंधान तो चाहिए। तो आपको अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है
अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो आपको आइडिया होना चाहिए आपके पास कुछ गोल्स होने चाहिए और आपके पास रिसर्च होने चाहिए। तो इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा संबंध है, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना, और आपस में गोल्स भी उससे कनेक्टेड होगा। जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके गोल्स हैं और रिसर्च, तो आपस में सब कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट रिसर्च, आइडिया और गोल आप बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आपका टारगेट नहीं रहेगा, गोल नहीं रहेगा, जब के पास आपका आइडिया नहीं रहेगा, रिसर्च नहीं रहेगा, आप बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड भी, क्योंकि आइडिया ही तो क्या है, आइडिया रहेगा तभी आपको रिसर्च कर पाएंगे उस पर, और गोल रहेगा, आपका टारगेट रहेगा गोल, तभी आप रिसर्च या फिर आइडिया करेंगे, उसमें आइडिया ढूंढेंगे उसमें। तो इस टाइप से अब आइडिया है तो वही आपका गोल्स है, तो ये सब आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के लिए हम इस टाइप का वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए वेन डायग्राम के एक्चुअल मीनिंग क्या क्या चीज़ें हैं। अगला हम चलते हैं 7th पॉइंट, 2 आइटम्स कंप्लीटली रिलेटेड, थर्ड डिफरेंट। तो देखो पूरी तरह से अगर वो एक रिलेटेड है ना, ठीक है ना, 2 आइटम पूरी तरह से संबंधित हो तो हम उसको उसके सर्कल के अंदर दिखाते हैं, लेकिन आंशिक संबंधित हो, पार्शियली वो कनेक्टेड हो तो हम उसको हाफ सर्कल से दिखाते थे, भी देखेंगे। तो देखो पहला क्या है, ऑरेंज, ये फ्रूट्स। तो सिंपल सी बात है, ऑरेंज किस में आएगा, फ्रूट्स में ही आएगा। तो जो भी हमारे पास संतरा है, ऑरेंज है, वो क्या है, वो फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है ना, इसलिए हम ऑरेंज की उसके अंदर में रख दें। लेकिन बाइसिकल ये तो डिफरेंट चीज़ है, बाइसिकल है क्या है, एक डिफरेंट चीज़ है। तो लिखा है ना, साइकिल एक अलग कैटेगरी हो गया, लेकिन आपका संतरे और फल एक ही कैटेगरी, मतलब फल के अंतर्गत संतरे, इस टाइप से इसको शो किया जाता है। ये बहुत आसान था और आसानी से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, फर्स्ट आइटम कंप्लीटली रिलेटेड टू सेकेंड और थर्ड पार्शियली रिलेटेड। अभी देखिए यहाँ पर क्या, थर्ड जो था वो डिफरेंट था, फुल्ली डिफरेंट था ना यहाँ पर, लेकिन अब इसको पार्शियली रिलेटेड है। तो देखिए सबसे पहला, प्रथम वस्तु द्वितीय से पूर्णता संबंध है, मतलब जैसे मदर है, मदर है मतलब वो किस में आएगी, वो ओमेन कैटेगरी में आएगी। महिला है तो मदर है मतलब वो महिला तो है ही, तो ओमेन्स के कैटेगरी में आएगा ना, तो इसीलिए मदर्स को किस में रखा गया है, ओमेन्स के अंदर रखा गया है। मतलब ये फुल्ली कनेक्टेड है, पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली रिलेटेड है, संबंधित है। मदर जो है कंप्लीटली रिलेटेड है, संबंधित है ओमेन से। लेकिन इंजीनियर, अब बात करेंगे इंजीनियर्स कितने हैं उसमें से, तो जरूरी नहीं कि जितने भी जो मदर्स हैं सब के सब इंजीनियर्स हो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं, कम होंगे। उसमें से कुछ होंगे जो क्या है, इंजीनियर है, और कुछ और होंगे जो किस में आ जाएंगे, जो ओमेन है, महिला है। इसमें से कुछ महिलाएं होंगी जो इंजीनियर है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है कि कुछ मदर भी इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ ओमेन्स हैं जो मदर नहीं है, ऐसी महिला है जो माँ नहीं बनी है, वो भी इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस टाइप के स्टेटमेंट के लिए इस टाइप का आपको वेन डायग्राम यूज करना है। तीन सब चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा, आपके कॉमन सेंस को यूज करना पड़ेगा जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। तो जब पहला आइटम पूरी तरह से दूसरे से संबंधित होता है तो तीसरा आइटम आंशिक रूप से पहले और दूसरे आइटम से संबंधित होता है, तो इसे इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे लिखा है ओमेन, मदर, इंजीनियर। देखिए ऑल मदर्स बिलोंग्स टू वुमेन, साफ साफ लिखा है ना कि जितने भी मदर्स हैं किस में बिलोंग करेंगे, वुमेन में बिलोंग करेंगे। बट सम मदर्स आर इंजीनियर्स बट नॉट ऑल, बट उसमें से सभी मदर्स तो इंजीनियर नहीं हो सकते, उसमें से कुछ मदर्स इंजीनियर है, कुछ वुमेन्स इंजीनियर है। क्लियर। अब आते हैं 9th में, पहला आइटम आंशिक रूप से दूसरे से संबंधित हो और तीसरा पूरी तरह से अलग हो। अब आंशिक रूप से जैसे डॉग्स, कैट्स, अब देखिए यहाँ पर डॉग, कैट्स एंड ट्री। तो डॉग एंड कैट्स आर एनिमल्स, आपको पता है डॉग और कैट्स आर क्या है, एनिमल्स है। एंड कैन नॉट बी ट्रीज, लेकिन ट्री क्या है अपना, सेपरेट है पूरा, ट्री क्या है, सेपरेट है ना। तो व्हेन द फर्स्ट आइटम इज पार्शियली रिलेटेड टू द सेकंड बट द थर्ड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू, इट विल बी सोन। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, है ना। ट्रीज डिफरेंट है, कैट और डॉग संबंधित एक दूसरे से एनिमल्स में, तो उसको इस फॉर्म में दिखाया गया है। अगला देखते हैं, फर्स्ट और थर्ड आइटम पार्शियली रिलेटेड टू द सेकंड। तो पहली और तीसरी वस्तुएं आंशिक रूप से दूसरी से संबंधित है। अब देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो फादर, मेल्स एंड चिल्ड्रन। तो देखिए फादर क्या है, मेल है, और ऑल फादर्स आर मेल एंड सम चिल्ड्रंस आर मेल। अब समझिए, अब हम मेल कैटेगरी को शो कर रहे हैं, तो जितने जो फादर्स हैं, जितने जो फादर्स हैं और सब के सब किस में आएंगे, पुरुष में आएंगे। लेकिन जरूरी नहीं चिल्ड्रन, सभी के सभी चिल्ड्रन क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, सम चिल्ड्रन आर मेल। इसमें से हाँ चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, मेल या फीमेल दोनों आ जाएंगे। याद रखना चिल्ड्रन में क्या आ जाएंगे, बच्चे
ऐसा नहीं कि लड़के को ही बच्चे बोलेंगे, है ना। तो मेल और फीमेल दोनों हैं चिल्ड्रन में। फादर्स मतलब सिंपल सी बात है, मेल हो गए वो पुरुष हैं फादर्स, इसमें इसलिए उसको अंदर में रखा गया है। लेकिन चिल्ड्रन की बात हम कर रहे हैं, चिल्ड्रन में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो इसमें से मेल कितने हैं, तो मेल इतने वाला पोर्शन मेल है आपका, अब बाकी सब क्या मानेंगे, फीमेल। तो इस टाइप से आपको शो करना है। तो इन चीज़ों को भी कंफ्यूज नहीं होना है कि चिल्ड्रन मतलब हम मेल को ही एज्यूम करें, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए इसको इस टाइप से शो किया गया है। ठीक है, तो ये 10 कंडीशंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वेन डायग्राम में। इसी 10 कंडीशन से लगभग आपको हर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल्स। तो आपको स्नेक, लिजार्ड और रेप्टाइल्स में संबंध बताना है, किसका यूज करके, वेन डायग्राम का। तो आपको सिंपल सी बात है, रेप्टाइल्स एक कैटेगरी है ना, स्नेक, लिजार्ड इसी के अंतर्गत आता है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो सरीसृप जिसको बोलते हैं। ठीक है, लिजार्ड मतलब छिपकली हो गया आपका, ठीक। अब स्नेक मतलब तो सांप होता है। तो जो लिजार्ड, छिपकली और स्नेक ये अलग अलग कैटेगरी है। सांप अलग एक कैटेगरी है, छिपकली का कैटेगरी अपना एक अलग है, बट ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, दोनों के दोनों रेप्टाइल्स में आते हैं, सरीसृप में आते हैं। याद रखना, रेप्टाइल्स के कैटेगरी में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि मान लेते हैं इसको स्नेक्स का एस और लिजार्ड का एल। अब ये पूरा ब्रैकेट जो बड़ा वाला है किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका रेप्टाइल्स का आर, तो यही वाला होगा ना ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा कैटेगरी शो कर रहा है। तो स्नेक्स और लिजार्ड में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, स्नेक्स और लिजार्ड अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन सब दोनों किस में आते हैं, सरीसृप में। इसका आंसर क्या है, आंसर डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। आपको ह्यूमन बींग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स में रिलेशन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन बींग्स मतलब जितने भी मनुष्य हैं इस धरती में सब आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत ही आएगा आपका टीचर भी, क्योंकि टीचर भी क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ग्रेजुएट्स जो हैं, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जो है ना, ये भी क्या है, ह्यूमन बींग्स है। तो बड़ा ब्रैकेट तो आएगा किसका, ह्यूमन बींग्स का, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में ही सब आ जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स बड़ा ब्रैकेट हो गया ना। अब इसके अंतर्गत देखना है कि टीचर्स और ग्रेजुएट्स में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, कुछ टीचर्स इसमें से ग्रेजुएट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक टीचर ग्रेजुएट हो। समझ रहे हो, जैसे कि 12th का टीचर, 12th का वैकेंसी आता है, मतलब स्कूल, प्राइमरी स्कूल के लिए जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें ग्रेजुएट्स कहाँ मांगता है, और 12th पास मांगा जाता है ना। तो जरूरी नहीं कि हर टीचर ग्रेजुएट हो, तो कुछ टीचर इसमें से ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कुछ टीचर ग्रेजुएट नहीं भी हो सकते हैं। तो हम इसको पार्शियली दिखाना पड़ेगा। अगर ये हमारा टीचर वाला है, ये हमारा ग्रेजुएट वाला है ना ये, तो इनके बीच कुछ ना कुछ एक रिलेशन होगा, तो इसको हम इस टाइप से शो करेंगे जिसमें से ये बीच वाला पोर्शन क्या हो, आपस में कनेक्ट हो। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर आपका ए है ना। ये मान लेते हैं टीचर है, ये मान लेते हैं ग्रेजुएट्स हैं। अब ये पूरा का पूरा बड़ा ब्रैकेट क्या है, ह्यूमन बींग्स है, एज भी है। तो ये इस टाइप से आपको एनालिसिस करने आना चाहिए और इसी टाइप से आपको बनाना है इसको। क्लियर, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एमंग सन, मून एंड स्टार। सन, मून और स्टार में हमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए, तो स्टार्स मतलब होता है तारा, मून मतलब होता है चंद्रमा, मतलब एक क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया ये, और आपका सन मतलब हो गया सूर्य। अब इसको समझिए, तो हम जानते हैं कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, जो सन है वो भी एक स्टार्स है, इस चीज को हम जानते हैं, है ना। सूर्य भी एक तारा है, मतलब तारा के, अगर ये तारा है, टी है, तो इसके अंदर में क्या आएगा, सन आएगा, एस। ये क्या है, टी मतलब, सॉरी 1 मिनट, इसको हम है ना समझते हैं, इसको भी बहुत आसान है, ये देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर ये मैं बना दूं, ये है आपका स्टार, स्टार का एस लिखता हूं मैं, और सन है ये सन है हमारा। क्लियर है, क्योंकि स्टार में सूर्य भी है, तो इसका ये वाला हो गया। दूसरा क्या है, मून, चंद्रमा। ये चंद्रमा एक अलग कैटेगरी है, ये उपग्रह है कि नहीं, उपग्रह से अलग कैटेगरी है। तारा
स्टार अलग कैटेगरी है, मून एक अलग कैटेगरी में आ जाता है वो, तो ये सेपरेट है, तो इसको बाहर में अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी। ये अंदर वाला पार्ट्स किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है आपके सन को, बाहर वाला पार्ट्स स्टार्स को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है? मून को। तो इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है और चारों एग्जाम्पल को देखना है, इसके बेस पे आपको बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जज, जज में आपको बताना है, और जज हो गया, थीफ हो गया मतलब चोर, क्रिमिनल मतलब अपराधी, क्रिमिनल मतलब अपराधी, थीफ मतलब चोर, और जज मतलब क्या बोलेंगे? जज ही बोलेंगे, न्यायाधीश बोल देंगे हिंदी में, है ना जो। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में अब आपको रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या होना चाहिए इसमें? देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा? चोर, चोर किसके अंतर्गत आएगा? चोर भी एक क्रिमिनल है, अपराधी है, अपराधी के अंतर्गत आएगा ना, चोर है तो। लेकिन जज पूरा डिफरेंट कैटेगरी है, क्योंकि चोर और अपराधी की कैटेगरी में जज नहीं आएगा। जज तो उसको जजमेंट करने वाला है ना, तो डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? चोर भी किस में आएगा? अपराधी में आएगा, ये डिफरेंट आएगा। तो आंसर क्या है इसका भी? सी। फोर्थ का आंसर क्या है आपका? सी। क्लियर है, बहुत आसान है। फिफ्थ का देखते हैं। विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिशियन, पोएट्स एंड वोमेन। तो पॉलिटिशियंस मतलब राजनीतिक, है ना, नेता हो गया, पॉलिटिशियन मतलब नेता समझ लेते हैं। उसके बाद पोएट्स मतलब कवि, इस चीज़ को याद रखेंगे, कवि को बोलते हैं पोएट्स, पोएटेस मतलब होता है कवियाँ, कवियत्री जो भी बोलेंगे। यहाँ पर ओमेन मतलब महिला। इन तीन चीज़ों के बीच आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर अब देखिए, इसमें पहले मैं बना लेता हूँ पोएट्स का पी, उसके बाद ये मैं बना दिया आपका ओमेन का डब्लू, और एक बना देते हैं पॉलिटिशियन ना, तो पी एल पॉलिटिशियन करते हैं। तो वोमेन महिला जो है पॉलिटिशियन भी हो सकती है, क्लियर है, बट कवि नहीं हो सकता। वोमेन जो है कवि नहीं हो सकती हो, इस चीज़ को याद रखना है, समझें इसको। ये महिला है, महिला पॉलिटिशियन हो सकती है, नेता हो सकती है महिला, तो इनके बीच तो रिलेशन है, वोमेन और पॉलिटिशियंस के बीच में रिलेशन बनेगा, वोमेन और पॉलिटिशियन, समझते हैं इसको, है ना। ये पॉलिटिशियन के बीच में रिलेशन है। कुछ वोमेन इसमें से पॉलिटिक्स कर सकती हैं तो पॉलिटिशियन है, बट वोमेन कवि नहीं बन सकती, क्योंकि वोमेन है, महिला है तो कवियत्री बनेगी वो, है ना, कवि नहीं बन सकती। तो महिला और कवि में कोई रिलेशन नहीं बनाना है आपको। लेकिन इसमें से कुछ पॉलिटिशियन है जो क्या बन सकते हैं? कवि बन सकते हैं। अब आया समझ में? महिला, कुछ महिला है जो इसमें से पॉलिटिक्स में गई, लेकिन कुछ आगे बाकी लोग बचे हैं, मतलब कुछ पॉलिटिशियंस महिला हैं, समझें इसको। सबसे पहले वोमेन को मैंने बनाया यहाँ पर, फिर मैंने बनाया पॉलिटिशियंस को मैंने बनाया, है ना, पॉलिटिशियंस को मैंने बनाया, और लास्ट में मैंने बनाया किसको? कवि को। इसको लिख देते हैं पोएट्स, कवि हो गया, ये आपका पॉलिटिशियंस हो गया, ये आपका महिला हो गया, समझे इसको। तो इसमें से महिला, कुछ महिलाएं पॉलिटिक्स में, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ नेता इसमें से महिला है, अब बाकी के कुछ नेता वो कवि हो सकते हैं। लेकिन कवि और महिला में रिलेशन आप नहीं बना सकते, क्योंकि महिलाओं को कवि नहीं बोलते हैं, कवियत्री बोलेंगे। तो ये पुरुष होना पड़ेगा आपको, कवि मतलब पुरुष में ही बनाना पड़ेगा, तो महिलाओं से इसको हटाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल है, आंसर नंबर डी। तो इन सब चीज़ों को मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोर डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्टली द रिलेशनशिप बिटवीन म्यूजिशियन, वायोलिनिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल है, इसका आंसर है ए। सिक्स का आंसर क्या है? ए। सबसे अंदर में आपको वायलिनिस्ट होगा, वो भी किस में आएगा? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में आता है। जो वायलिन जो बजाता है वो किस में आएगा? वो इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला में ही आएगा ना, क्योंकि वायलिन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अब सब के सब किस में आएंगे? म्यूजिशियन में आएंगे, क्योंकि सब के सब क्या है? म्यूजिशियन है। बहुत आसान है।
जो वायलिन बजा रहा है वो एक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ गया वो, इसलिए नीचे सबसे पहला क्या है वायलिन, उसके ऊपर क्या है इंस्ट्रूमेंटेलिस्ट, उसके ऊपर क्या है म्यूजिशियन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन 6 का ए। 7 का देख लेते हैं, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द कैप्सूल्स एंटीबायोटिक्स एंड इंजेक्शंस। बहुत आसान क्वेश्चन है भी, है ना, इसको मैं बता देता हूं अभी देखना। 7 का आंसर क्या है सी। तब देखिए एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसके अंतर्गत आप कैप्सूल भी रखेंगे, इसके अंतर्गत आप इंजेक्शन को भी देंगे। अगर आपको एंटीबायोटिक्स किसी को देना है, एंटीबायोटिक्स किसी को लगाना है ना, एंटीबायोटिक्स किसी को देने हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो कैप्सूल्स भी दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन भी देकर के डायरेक्टली हम उसको बॉडी में पहुंचा सकते हैं। कैप्सूल्स के थ्रू भी बॉडी में पहुंचाना है और इंजेक्शंस के थ्रू भी बॉडी में पहुंचाना है, सब किस में आएंगे एंटीबायोटिक्स। तो बड़ा कैटेगरी कौन होगा एंटीबायोटिक्स, इसमें से एक कैप्सूल होगा, एक इसमें से इंजेक्शन। लेकिन कैप्सूल और इंजेक्शन आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी है। इंजेक्शन की कैटेगरी अपना अलग है, कैप्सूल अपना टेबलेट की कैटेगरी में, तो ये अलग अलग है। तो इसका आंसर क्या है सी। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, समझना है हमें मीनिंग को। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द फिगर विच रिप्रेजेंट द एथलेटिक्स को बताना है हमें, फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स। अब इसको हमें कनेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए एथलेटिक्स है, मान लो एथलेटिक्स बना दिए, तो एथलेटिक्स में से कुछ फुटबॉल खेलने वाले भी हो सकते हैं, क्लियर बात है। इसी में से कुछ एथलेटिक्स में ही कुछ क्रिकेट खेलने वाले भी हो सकते हैं। अब फुटबॉल खेलने वाले क्रिकेट भी खेल सकता है, तो आपस में सब तीनों के तीनों कनेक्टेड हो गए ना। ये हमारा एथलेटिक्स था, ये हमारा फुटबॉल प्लेयर था, ये हमारा क्रिकेट प्लेयर था। तो जो एथलेटिक्स है वो फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है, वो क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, और जो फुटबॉल प्लेयर है वो एथलेटिक्स भी हो सकता है, क्रिकेट प्लेयर भी हो सकता है, और जो क्रिकेट प्लेयर है वो भी एथलेटिक्स हो सकता है और फुटबॉल प्लेयर हो सकता है। तो आपस में तीनों कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि जो एथलेटिक्स होता है वो फुटबॉल नहीं खेलता कि क्रिकेट नहीं खेलता। इस सब चीज़ को नहीं, हम जानते हैं कि जो एथलेटिक्स है जो दौड़ सकता है वो फुटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, और जो फुटबॉल खेल सकता है वो एथलेटिक्स भी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्रिकेट भी खेल सकता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ये होगा इसका आंसर बी। तीनों के तीनों कनेक्टेड है, तो इस टाइप से आंसर हम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द कंट्री स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट, छोटा रखेंगे। इसके ऊपर क्या होगा आपका, इसके ऊपर होगा आपका स्टेट राज्य, फिर उसके ऊपर क्या होगा पूरा देश, कंट्री। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा आपका 9 का सी, क्योंकि ये हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया स्टेट, ये हो गया आपका कंट्री का सी। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने आना चाहिए। अभी तो मैं नॉर्मल वेन डायग्राम का नॉर्मल क्वेश्चंस लिया हूँ, और जो उसको हम थ्योरी को भी समझे हैं कि किस टाइप से आपको बनाने आना चाहिए इसको, है ना। इसके बाद मैं आर्गूमेंट्स वाले को लूंगा, स्टेटमेंट में लूंगा, ये है, ये इतना, ये नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन जो आता है ना, इन सब चीज़ों को, चोर अपराधी है बट अपराधी का इतने चोर नहीं है, जो भी इन सब टाइप के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आर्गूमेंट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट निष्कर्ष निकालने का ट्राई करेंगे कि कंक्लूजन एक फर्स्ट सही है, कंक्लूजन सेकंड सही है। इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है आर्गूमेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको रिवाइज करें, है ना। मैं जो 10 कंडीशंस बताया हूँ उसको आप जरूर समझें। 10 कंडीशंस को प्रिपेयर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आइडियाज़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।